जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। तो आप अगर किसी भी एसएसबी इंटरव्यू में जा रहे हैं और अगर आपको इंडियन आर्मी के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं इंडियन आर्मी के वेरियस सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये डिस्कशन बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि अगर मैं डीप में हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊं और ज़्यादा डीप में ना जाऊं, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। तो अगर आपको किसी भी सेक्शन के बारे में डीप में नॉलेज चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियोस लेके आ जाऊंगा, तो ताकि हम लोग और भी ज़्यादा वीडियोस बना सकें और उसके बारे में डिटेल में जान सकें। तो आज हम लोग इंडियन आर्मी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और मैंने ये फोटो बहुत ही प्यार से यहाँ पे लगाया क्योंकि ये फोटो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये हमारे 16 दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने, ये तब की फ़ोटो है और ये मुझे बहुत ही प्यारी सी लगती है। आप देख सकते हैं ये जनरल न्याजी हैं जो सरेंडर कर रहे हैं और का डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंडियन आर्मी के बारे में जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहले जो इंडियन आर्मी है ये एक लैंड बेस्ड ब्रांच है और लार्जेस्ट कंपोनेंट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। द प्राइमरी मिशन ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी एंड टू डिफेंड द नेशन फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल थ्रेट्स एंड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद इन इट्स बॉर्डर। तो इंडियन आर्मी आपने देखा होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या वेरियस पार्ट्स हो कंट्री के, वहाँ पे इंडियन आर्मी डटी रहती है और हमें इंटरनल थ्रेट्स एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है। उसी के बाद इट कंडक्ट्स ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। हमने देखा है जब भी फ्लड्स आते हैं या कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी अर्थक्वेक आती है तो इंडियन आर्मी और दूसरी आर्म्ड फोर्सेस सबसे पहले सपोर्ट और एड के लिए पहुंचती हैं। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इंडियन आर्मी को जब भी इंटरनल थ्रेट से कोप अप करना होता है तो इंडियन आर्मी को बुला लेती है। The army is an all volunteer force and comprises more than 80% of the country's active defense personnel. आपने देखा होगा इंडियन नेवी अपने पास, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड अदर डिफेंस पर्सनल्स भी हैं, लेकिन अराउंड 80% ऑफ द डिफेंस पर्सनल्स आर फ्रॉम इंडियन आर्मी. It is the largest standing army in the world with 1.2 million active troops, 9,60,000 reserve troops. पहले क्या था ना, पहले चाइना की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, बट चाइना ने क्या किया है, अपनी नेवी पे फोकस कर रहे हैं और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और अपनी जो आर्मी की स्ट्रेंथ है उसको 50% रिड्यूस कर दिया है। इसी वजह से अब हमारी जो आर्मी है वो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बन चुकी है। तो अब थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, क्रिस्प होने वाली ये नॉलेज। तो सबसे पहले ये फाउंड कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को जो हमारी करंट आर्मी है वो एस्टेब्लिश हुई थी और फाउंड हुई थी अराउंड 72 ईयर्स अगो। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1895 में बनी थी, 127 ईयर्स अगो, एज अ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इसका रोल क्या है? इसका रोल है लैंड वॉरफेयर का। अगर साइज की बात करें तो इसमें 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है और 9,60,000 रिजर्व पर्सनल है। और अगर एयरक्राफ्ट की बात करें तो 296 मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं और ये पार्ट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू दिल्ली, यहीं पे हमारे सारे डिफेंस हेडक्वार्टर्स होते हैं इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के। मोटो की बात करें तो सेवा परमो धर्मा, ये संस्कृत में है और अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा सर्विस बिफोर सेल्फ। कलर्स की बात करें, इसके जो आपने रिबन्स और वो देखे होंगे वो गोल्डन, रेड और ब्लैक कलर के होते हैं। मार्च की बात करें तो कदम कदम बढ़ाए जा, कीप स्टेपिंग फॉरवर्ड, और स्लो में है सम्मान गार्ड, द गार्ड ऑफ ऑनर। और एनिवर्सरीज की बात करें तो आर्मी डे होता है 15 जनवरी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि 15 जनवरी को ही हम आर्मी डे क्यों मनाते हैं। तो मैं बता दूं कि 15 जनवरी 1949 को जो हमारे फर्स्ट जनरल थे, जो कमांडर इन चीफ बने थे, 15 जनवरी 1949 को हमारे जो इंडियन कमांडर इन चीफ थे उन्होंने टेक ओवर किया था, जो कि थे फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तब के वो जनरल थे, तो इसीलिए हम लोग 15 जनवरी को ऐसा आर्मी डे मनाते हैं। दोस्तों और भी चीज़ों के बारे में बात करें तो अब कमांडर इन चीफ हमारे हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और जब हम लोग शुरुआत हुई थी तब हम लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही कमांडर इन चीफ कहते थे। अब जब से हम लोग रिपब्लिक बन गए तो हमारे कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और जो आर्म फोर्सेस के चीफ होते हैं उनको हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहते हैं। और आपने ये भी सुना होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अभी वेकेंट हो गई है। जनरल बिपिन रावत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे फर्स्ट, और अभी ये सीट वैकेंट है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो अभी हैं जनरल मनोज पांडे, ये इंजीनियर कोर से सबसे पहले आर्मी ऑफिसर हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। PVSM है, ये AVSM है, VSM है, ADC है।
तो आपको अगर इसके बारे में जानना है तो मैं इस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि परम विशिष्ट सेवा मेडल क्या होता है, अति विशिष्ट सेवा मेडल क्या होता है, विशेष सेवा मेडल क्या होता है और एरिया डिफेंस काउंसिल क्या होता है। अब बात करते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ VCOAS क्या होता है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, UYSM, AVSM, YSM और VSM। तो अगर आप बात करोगे ना, सबको पता होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। सबसे प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है जब हमारे से इंटरव्यूअर पूछ लेता है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। तो हमें ये पता होना चाहिए। मेरे से एक बार इंटरव्यू में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूछ लिया था और मेरे दिमाग से ये निकल गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी ध्यान रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। अब नोटेबल कमांडर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं फील्ड मार्शल KM करियप्पा, OBE स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और ये जो KM करियप्पा साहब हैं, ये हमारे थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ। इन्हीं को 15 जनवरी 1949 को फर्स्ट कमांडर इन चीफ बनाया था और इन्हीं की वजह से हमारा 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आते हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये है मिलिट्री क्रॉस, ये भी एक अवार्ड है, दिया जाता है आर्मी पर्सनल्स को फॉर देयर एग्जाम्पलरी सर्विसेज। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और कितने शानदार लग रहे हैं। इनके जो ग्लो है, इनकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा मुझे इन्फ्लुएंस करती है। और ये आप देख सकते हैं, ये है जनरल मनोज पांडे जी और ये हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और फिर आते हैं जनरल KS थिमैया, DSO स्टैंड्स फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ ऑर्डर। ये भी एक अवार्ड है जो एग्जाम्पलरी सर्विसेज के लिए दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं ना वेरियस इंगेजमेंट्स जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया, और बहुत सारे वॉर तो हम लोग जीते ही हैं, मोस्टली अगेंस्ट पाकिस्तान हुए हैं। चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कश्मीर वॉर जो 1947 में हुआ था, फिर एनेक्सेशन ऑफ गोवा जो 1961 में हुआ था, फिर आता है सेकेंड कश्मीर वॉर, साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। इसमें हम लोग हार गए थे ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। इस पे एक वीडियो लेके आऊंगा मैं। नाथुला एंड चोला क्लैशेस ये 1967 में हुई थी। फिर आता है इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965, फिर इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971, सियाचिन कन्फ्लिक्ट 1984 में जो हुआ था। फिर कारगिल वॉर आता है 1999 वाला। फिर आता है 2001-2002 इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ, जब अपने 2001 में अपने इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसकी वजह से हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं बहुत अलर्ट हो गई थी और बॉर्डर्स पे चली गई थी, तो वॉर होने की सिचुएशन पूरी बन गई थी। फिर आता है 2008 इंडो पाकिस्तानी स्टैंड ऑफ। तो आप समझ सकते हैं 2008 में हमारे पास मुंबई में 26/11 हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टैंड ऑफ क्रिएट हो गया था। फिर आता है 2011 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्कर्मिशेस, फिर 2013 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्कर्मिशेस, 2014-15 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्कर्मिशेस, 2016 इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक। ये जो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब उरी में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था, तो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज ने, स्पेशल फोर्सेज ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट की थी, तो ये उसके बारे में है। 2016 टू 2018 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्कर्मिशेस, 2019 इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर स्कर्मिशेस। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान मतलब खाली नहीं बैठ सकता, उसे पाकिस्तान को परेशान करना ही है। खुद उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन लड़ाई करने के लिए सारे इसके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ है, तो ये हमसे पंगा लेता रहता है और हारता रहता है। 2020-21 में भी इंडिया पाकिस्तान स्कर्मिशेस हुई हैं, लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई है कि चाइना भी हमसे पंगा लेने लगा है। 2020-2022 चाइना इंडिया स्कर्मिशेस, आपने सुना होगा गालवान वैली के बारे में। गालवान वैली में स्कर्मिशेस हुए थे जिसमें हम लोग 20 सोल्जर्स अपने खो दिए थे। तो अब हमारे पास ना ये वेस्टर्न साइड से और ईस्टर्न साइड से, वेस्टर्न से पाकिस्तान और ईस्टर्न से चाइना, हमारे पास टू फ्रंट वॉर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो कभी भी अगली बार जब वॉर होगा तो देयर इज अ चांस कि ये दोनों एक साथ आकर इंडिया पे अटैक करें। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को और स्ट्रेंथन किया जाए और ज़्यादा बजट बढ़ाया जाए, ताकि हम लोग डिफेंड कर सकें अपनी सोवरेनिटी को। तो दोस्तों हम लोगों ने इंगेजमेंट्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं वेरियस कमांड्स। इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड्स हैं, इसमें से 6 ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं और एक है ट्रेनिंग कमांड। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न कमांड की, जो है उधमपुर में। फिर आती है ट्रेनिंग कमांड जो कि शिमला में है। फिर आती है वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में। आपने सोचा होगा कि ये वेस्टर्न कमांड यार चंडी मंदिर में क्यों है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो हमारी 3 कमांड है, ये हमारी ना वेस्टर्न साइड की तरफ देखी होगी, क्योंकि हमारा मेनली सबसे बड़ा एनिमी कौन है इस रीजन में? पाकिस्तान है। तो हमारी जो इंडियन आर्मी की कमांड्स है ना, वो फोकस्ड है पाकिस्तान पे, कि कोई भी कंफ्लिक्ट होगी या कोई भी हॉस्टिलिटीज क्रिएट होगी तो उनसे डील करने के लिए हमारी कमांड्स को डिजाइन किया गया है, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो मोबिलिटी में, हमारे इक्विपमेंट्स और लॉजिस्टिक्स को वॉर के टाइम पे उस वॉर फ्रंट पे पहुंचाने के लिए। तो हमारा फिर आता है साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि हमारा है जयपुर में। फिर आता है सेंट्रल कमांड लखनऊ में। फिर आता है सदर्न कमांड पुणे में।
और फिर आता है कोलकाता जो कि है हमारा ईस्टर्न कमांड। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि यार सदर्न कमांड पुणे में क्यों है, क्योंकि पुणे इतना साउथ में नहीं है। वाई वी आर नॉट हैविंग एनी आर्मी कमांड इन सदर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड केरला एंड कर्नाटका। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है, इस पे भी मैं कभी और डिस्कस करूंगा, इस पे डीप में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गई हमारी इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स। अब दोस्तों बात करते हैं फील्ड फॉर्मेशंस के बारे में। जैसे कि आपको मैंने इंडियन एयरफोर्स के वीडियो में बताया था कि वो कैसे डिवाइड होती है और कैसे काम करती है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वैसे ही इंडियन आर्मी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है कमांड। कमांड इज हेडेड बाय जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, GOC-in-C आप कह सकते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज आर्मी कमांडर एंड सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी में होते हैं उनको कमांड का हेड माना जाता है। फिर आती है हमारी कमांड के बाद आती है कोर। A command generally consists of 2 or more corps. Indian Army has 14 corps, each one commanded by a general officer commanding GOC, known as the corps commander. आपने सुना होगा कोर कमांडर, आपने बहुत बार सुना होगा। Who holds the rank of लेफ्टिनेंट जनरल। जो हमारी कमांड होती है वो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हेड करते हैं, और जो हमारी कोर होती है वो हमारी लेफ्टिनेंट जनरल को हेड करते हैं। ईच कोर इज कंपोज ऑफ 3 to 4 डिविजन्स। तो अभी हम लोग डिविजन्स पे भी आने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर इन द इंडियन आर्मी, स्ट्राइक, होल्डिंग और मिक्स। स्ट्राइक वाली होती है जो हम लोग पिन पॉइंट करके अटैक करने के लिए, होल्डिंग जो हमारे एनिमीज को होल्ड करती है, और जिसमें स्ट्राइक और होल्डिंग दोनों मिक्स होते हैं। द कोर हेडक्वार्टर इज द हाईएस्ट फील्ड फॉर्मेशन इन द आर्मी। दोस्तों फिर कोर के बाद आता है डिवीजन। ईच डिवीजन इज हेडेड बाय GOC, डिवीजन कमांडर इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल। और फिर इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 ब्रिगेड्स। Currently, the Indian Army has 40 divisions, including 4 Rapids, reorganized Army Planes Infantry Division, 18 Infantry Divisions, 12 Mountain Divisions, 3 Armored Divisions, and 3 Artillery Divisions. दोस्तों फिर हमारे डिवीजन के बाद आता है हमारा ब्रिगेड। ब्रिगेड क्या होती है? A brigade generally consists of 3000 combat troops with supporting elements. An infantry brigade usually has 3 infantry battalions along with various support elements. It is commanded by brigade commander who is a brigadier. ये हमारी रैंक होती है जो ब्रिगेड को कमांड करता है। In addition to the brigades in various army divisions, the Indian Army also have 5 independent armored brigade, 15 independent artillery brigade, 7 independent infantry brigades, 1 independent parachute brigade, and 3 independent air defense brigades, 2 independent air defense groups, and 4 independent engineer brigades. These independent brigades operate directly under the corps commander, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर हमारे ब्रिगेड के अंडर में आती है बटालियन। बटालियन कंपोज ऑफ 4 राइफल कंपनीज कमांडेड बाय बटालियन कमांडर हु इज अ कर्नल। कर्नल हेड करता है बटालियंस को, एंड इज द इन्फेंट्रीज मेन फाइटिंग यूनिट। एवरी इन्फेंट्री बटालियन ऑल्सो पजेसेस 1 घातक प्लाटून। फिर बटालियन के बाद आता है हमारा कंपनी। कंपनी कंपोज ऑफ 3 प्लाटून्स कमांडेड बाय अ कंपनी कमांडर हु इज अ मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल। ये भी आपने बहुत सुना होगा कंपनी कमांडर के बारे में। कंपनी के नीचे आता है हमारा बैटरी। बैटरी कंप्राइजिंग ईदर 3 or 4 सेक्शंस इन आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट्स। एवरी बैटरी हैज 2 ऑफिसर्स, द सीनियर ऑफ विच इज द बैटरी कमांडर। जो हमारी बैटरी में सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है आउट ऑफ 2 ऑफिसर्स, वो हमारा बैटरी कमांडर होता है। फिर आता है प्लाटून composed of 3 sections commanded by a platoon commander who is a JCO. JCO होता है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। फिर हमारे प्लाटून के बाद आता है सेक्शन। सेक्शन इज द स्मॉलेस्ट मिलिट्री आउटफिट विद अ स्ट्रेंथ ऑफ 10 पर्सनल और कमांडेड बाय अ सेक्शन कमांडर ऑफ द रैंक ऑफ हवलदार। ये भी हमारा NCO होता है, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। तो दोस्तों हम लोगों ने इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं वेरियस आर्म्ड फोर्सेस के ब्रांचेस के बारे में। इंडियन आर्मी में ही ब्रांचेस हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बैट आर्म्स के बारे में। तो सबसे ऊपर आता है आर्मर्ड कोर। आर्मर्ड कोर में क्या होता है? टैंक्स होते हैं, T-72, T-90, अर्जुन टैंक होता है। फिर आता है आर्टिलरी। आर्टिलरी कौन सी फोर्स होती है? जिसमें हमारे पास हैवी वेपन्स होते हैं, गन्स होती हैं, M777 हॉवित्जर हो सकती है, बोफोर्स हो सकती है। ये सारी हमारी आती है आर्टिलरी में। जब हमारी इन्फेंट्री मूव कर रही होती है किसी पोजीशन पे, तो आर्टिलरी हमें कवर प्रोवाइड कराती है। फिर आती है कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। ये भी हमें सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग एलिमेंट होती है। ये भी हमें इन्फेंट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। आर्मी एविएशन कोर भी वैसे ही काम करती है। कोर ऑफ इंजीनियर्स जो मेंटेनेंस देखते हैं और डेवलपमेंट ऑफ द न्यू आर्म्ड इक्विपमेंट्स के बारे में फोकस करते हैं। फिर आती है कोर ऑफ सिग्नल्स, कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं। फिर आती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री में मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था SSB में कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में हम लोग एक व्हीकल यूज करते हैं जिसको कहते हैं BMP। तो मैंने ये BMP के बारे में बताया था, तो सर ने मुझसे BMP का फुल फॉर्म पूछ लिया था।
तो आप ये बीएमपी का फुल फॉर्म नेट पे सर्च मारिएगा, एक रशियन नाम है जो कि मुझे खुद समझ नहीं आया था, तो मैंने सर को बता दिया सर मुझे बीएमपी का फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन ये हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करता है और इससे हम लोग अपने सोल्जर्स को बहुत जल्दी से किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम अपने सोल्जर्स को पहुँचा सकते हैं। और इन्फेंट्री के बारे में क्या ही बात करूँ, इन्फेंट्री को बोला जाता है ये क्वीन होती है ऑफ बैटलफील्ड, क्योंकि जैसे चेस में क्वीन होती है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो इन्फेंट्री हमारी ना सोल्जर्स ऑन फुट होते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं और ये कहीं भी किसी भी पोजीशन को जाके कैप्चर कर सकते हैं और इन्हीं को सारी जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक आर्टिलरी हो गई, आर्मर्ड कोर हो गई, आर्मी एयर डिफेंस हो गया, एविएशन कोर हो गई, ये सब इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको इन्फेंट्री हमारी कंप्लीट कर सके। अगर आप किसी आर्मी बैकग्राउंड से हैं और अगर आपके फादर किसी इनमें से किसी भी कोर में है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर कहाँ पे है, जैसे कि आर्मर्ड कोर का है, आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर, या स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली, आर्मी एयर डिफेंस है गोपालपुर उड़ीसा में, आर्मी एविएशन कोर है नासिक में, कोर ऑफ इंजीनियर है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, मद्रास इंजीनियर ग्रुप, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप खड़की नियर पुणे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में वो पूछ लेते हैं। और फिर आती है सर्विसेज। सर्विसेज में क्या आता है, आर्मी सर्विस कोर बेंगलोर में है, आर्मी मेडिकल कोर। अब जैसे मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है और उनकी कोर थी आर्मी मेडिकल कोर, तो मेरे से इंटरव्यू में आर्मी मेडिकल कोर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उसका सेंटर पूछ सकते हैं लखनऊ या पुणे। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कॉम्बैट आर्म्स और सर्विसेज के बारे में। फिर आती है आर्मी डेंटल कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, रीमाउंट एंड वेटनरी कोर, जो हमारे आर्मी में एनिमल्स होते हैं उनकी देखरेख और उनकी ट्रेनिंग के लिए होता है, रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर। फिर आती है आर्मी एजुकेशन कोर, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, पाइनियर कोर, आर्मी पोस्टल सर्विस कोर, टेरिटोरियल आर्मी, डिफेंस सिक्योरिटी कोर, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, आर्मी सिक्योरिटी कोर, इंटेलिजेंस कोर, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, जैग एंट्री आपने सुना होगा, बहुत सारे आपके दोस्त जैग एंट्री के लिए एसएसबी देते हैं, तो वो इस डिपार्टमेंट में सेक्शन में जाते हैं, सर्विसेज में जाते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पुणे लखनऊ, तो आपको पता होना चाहिए इनके सेंटर के बारे में और सर्विसेज के बारे में। फिर आता है ह्यूमन राइट्स सेल। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने कॉम्बैट आर्म्स एंड सर्विसेज के बारे में। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में या कॉम्बैट आर्म्स के बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब पे एक एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज रैंक स्ट्रक्चर, जो हमसे हर बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और उसके इक्विवेलेंट भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन आर्मी की बात करते हैं क्योंकि ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग कमीशन के बाद बनते हैं लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। और इसकी जो हमारी इक्विवेलेंट रैंक्स हैं अदर आर्म्ड फोर्सेज की ब्रांचेस के, वो भी हमें पता होना चाहिए। फील्ड मार्शल किसके इक्विवेलेंट है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के। और अगर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो जिससे मैं याद रखता हूँ, पहले मैं इस ट्रिक से याद रखता था, अब तो मुझे इतना याद हो गया है कि मुझे अब ट्रिक लगानी नहीं पड़ती। सबसे पहले एलसीएम लगा दीजिए, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, फिर लगा दीजिए एलसीबी, लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल ब्रिगेडियर, फिर आपको मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। तो ये ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, पता नहीं आपको ये यूजफुल लगेगी कि नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम करती है। तो ये हो गई हमारी ऑफिसर्स की रैंक स्ट्रक्चर और इसकी इक्विवेलेंट रैंक्स इन अदर ब्रांचेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और आपको ये फोटो देख के पता चली गया होगा ये कौन है, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने करगिल वॉर में बहुत अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था। ये है मनोज पांडे जी, और फिर हमारे जो शानदार आइडल हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन रैंक्स की। तो जूनियर कमीशन रैंक्स और नॉन कमीशन रैंक्स में हम लोग सबसे पहले बनते हैं सिपाही, फिर आता है लांस नायक, फिर नायक, हवलदार, और फिर जूनियर कमीशन रैंक्स में नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। और इसमें भी आपको इक्विवेलेंट रैंक्स पता होनी चाहिए ताकि आपकी नॉलेज बताए, सामने वाले को इम्प्रेस कर दे कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा डीप में नॉलेज रखता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात कर ली, रैंक्स की बात कर ली, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के एंगेजमेंट्स की बात कर ली। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। इंडियन आर्मी बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज करती है। अगर मैं सारे के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़े इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ये तो आपको पता होने ही चाहिए। बाकी अगर आपको जानना है वेपन्स के बारे में या व्हीकल्स के बारे में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियोज बना दूंगा। तो सबसे पहले आता है आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, जो हमारी आर्मर्ड कोर यूज करती है। सबसे पहले आता है अर्जुन, ये हमारा मेन बैटल टैंक है। फिर आता है T-90 भीष्मा, ये आप टैंक देख सकते हैं क्या शानदार है, ये रशियन ओरिजिन का है। फिर आता है T-72 अजय, ये भी रशियन ओरिजिन का है। ये है BMP-2 सारथ। आपको जो मैंने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बारे में बताया था वो यही व्हीकल यूज करता है। फिर उसके बाद आता है गुड्स एंड फील्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स,
तो आपने ये देखे होंगे व्हीकल्स जो इंडियन आर्मी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करती है, अशोक लीलैंड सुपर स्टालियन। अब ये व्हीकल मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि हम लोग इसी व्हीकल को यूज करके स्कूल जाया करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं इसको अब देखता हूँ। फिर आता है BEML टाट्रा, तो ये भी बहुत ही शानदार व्हीकल है। अब बात करते हैं कुछ वेपन्स के बारे में जो हमारी इन्फेंट्री यूज करती है। तो ये है हैंडगन हमारी बरेटा P-4 स्टॉर्म, ये हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं। फिर आता है 1B1 इंसास, ये जो हमारी बंदूक है। इंसास का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, इंसास स्टैंड्स फॉर इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। फिर आती है AK-203 जो कि हम रशिया की हेल्प से बरेली में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ये हमारी जो राइफल्स हैं उनको रिप्लेस करने वाली है। और फिर आता है 716I, ये हमारी मॉडर्न राइफल है। फिर आते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट्स पे। एयरक्राफ्ट में हम लोग यूज करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ये हो गया। फिर आता है चेतक और चीताज, आप तो जानते ही हैं, ये हम लोग रिप्लेस करने की सोच रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड फ्लीट हो गई है। दोस्तों अब हम लोग ने इक्विपमेंट्स की बात कर ली, अब थोड़ी सी ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आप ट्रेनिंग कहाँ पे करने वाले हैं, आपके रिकमेंडेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग कितने वीक की होने वाली है। तो जैसे कि मैं आपको TGC की बता देता हूँ, TGC एक टेक्निकल एंट्री है और SSC टेक एक टेक्निकल एंट्री है। तो इनकी ट्रेनिंग TGC की होती है इंडियन मिलिट्री अकेडमी एट देहरादून, 49 वीक्स की होती है, और SSC टेक की होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एट चेन्नई। तो आपको ये पता होना चाहिए आप जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी और कितने वीक की होगी। फिर आता है दूसरा इंस्टीट्यूट आर्मी वॉर कॉलेज एट मऊ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी वॉर कॉलेज एट मऊ है। फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, ये आपने फोटो बहुत देखी होगी। फिर आता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल हमारा ये रहा। फिर आता है काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल, ये हमारा है मिजोरम में। फिर आता है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। नेशनल डिफेंस अकेडमी, ये तो हर एक बंदा डिफेंस एस्पिरेंट जानता ही होगा, शानदार अकेडमी है। एक बार मैं भी यहाँ पे पासिंग आउट परेड देखने गया था, तो अलग ही एक्सपीरियंस था। वर्ड्स में मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस को बता नहीं सकता आपको। अगर जब भी आपको मौका मिले NDA तो ज़रूर से विजिट करना, और मैं तो चाहूँगा कि आप एज अ कैडेट ही NDA और IMA और OTA में जाएँ। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट वीडियो ऑन इंडियन आर्मी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं ankur97yadav@gmail.com पे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप चैट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे मैं आपको आपकी क्वेरीज का पक्का रिजॉल्व करूँगा और रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।